स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स को थोड़ी सी राहत की सांस लेने के लिए उन लोगों को आजाद छोड़ देता है और वो लोग अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन्वो और बेलियन ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वो और बेलियन के बीच जो बातचीत होती है वो कंटिन्यू होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेलियन जिन्वो से कहता है कि माय किंग, आप अपने शैडो आर्मी को यानी कि शैडो सोल्जर्स को अपने सिस्टम में वापस क्यों नहीं बुला लेते। जिस पे जिन्वो उसको बताता है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन एक राहत की सांस ले सकें, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोग डायमेंशन ड्रिफ्ट के अंदर ट्रैप्ड थे। इसके बाद जिन्वो बेलियन को आगे बताते हुए कहता है कि बेलियन, वैसे मैं तुमको बता दूं कि जो फॉर्मर शैडो मोनार्च है यानी कि ऐशबॉर्न, अब तुम उनको नहीं देख पाओगे। यानी कि तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे तुम नाराज हो क्या तुमको बुरा फील हो रहा है। जिसपे बेलियन उसको बताता है, मैं उनके साइड में रहा करता था और जब एब्सोल्यूट बीइंग के साथ जिन रूलर्स ने विश्वासघात किया था, जब उनके साथ लड़ाई हो रही थी तब भी मैं उनके साथ ही था। उनके साइड में खड़े होकर मैंने उस लड़ाई में उनका साथ दिया था। जब उनको पावर ऑफ डेथ मिल गई थी तब मैं ही उनका सबसे पहला सोल्जर था और मैं उनके साथ अंत तक रह सकता था जब तक वो चाहते, और उनके जजमेंट के ऊपर मैंने कभी भी डाउट नहीं किया, एक पल के लिए भी। इसके बाद जिन्वो को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है ऐशबॉर्न की कहानी के ऊपर, और इसीलिए वो बेलियन से कहता है कि वैसे क्या तुम मेरे को ऐशबॉर्न के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ बता सकते हो। बेलियन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल माय किंग, वैसे मेरे को लगता है कि वो बहुत लंबी कहानी है। इन सब की शुरुआत होती है जब मैं एक फ्रूट के तौर पर वर्ल्ड ट्री पे लटका हुआ था। ये बात सुन के जिन्वो कहता है, फल फ्रूट मतलब इसका क्या मतलब है, फ्रूट ये क्या। बेलियन जिन्वो को बताता है कि जितने भी हेवनली सोल्जर्स होते हैं वो वर्ल्ड ट्री पर एक फ्रूट की तरह पैदा होते हैं, और वो ट्री इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो अपने सिर्फ जो ब्रांचेस होते हैं उससे ही पूरे के पूरे स्काई को, आसमान को ही कवर कर ले, इतने ज्यादा बड़े वो ट्री होते हैं। जिन्वो भी कहता है मैं देख सकता हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपनी मॉम और अपनी सिस्टर के लिए खाना बना रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि 8 आर्मीज कभी भी आ सकती हैं। मैंने सभी लोगों को वार्न किया है कि असली वॉर तो अब शुरू होने वाली है, लेकिन मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ कि हर कोई सेफ रहेगा। हालांकि मैंने सभी लोगों को वार्न किया है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं हर किसी को बचा पाऊँ या हर कोई सेफ रहे, और ना ही कुछ ऐसा कि ये दुनिया भी ना बदले। लेकिन ड्रैगन किंग की जो मैंने ताकत ऐशबॉर्न की मेमोरीज के थ्रू देखी थी, उस चीज को तो मेरे को देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। जिन्वो की सिस्टर अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम वैसे खाना कैसा है, टेस्टी है ना। उसकी मॉम भी कहती है मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि जिन्वो इतना बेहतरीन खाना बनाता है। जिन्वो भी अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को ही देख रहा होता है, उनको एंजॉय करते हुए। वो अपने मन में अभी भी सोच रहा होता है कि ड्रैगन किंग और उसकी आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन जहां भी जाती है उन हर जगहों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, और उनका नेक्स्ट टारगेट है अर्थ। और इसीलिए बाकी सभी लोगों को भी इस चीज के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए जो कि होने वाला है। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोगों को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, जो कि अपनी मॉम को कह रही होती है कि मॉम ये वाला डिश ट्राई कीजिए, ये वाला काफी बेहतरीन है, ये वाला भी ट्राई कीजिए, ये तो और भी ज्यादा लाजवाब है। जिन्वो जब फ्रिज में से कोई सामान निकालने के लिए जाता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि जिन्वो वैसे कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या। जिसपे जिन्वो बोलता है कि क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप। जिन्वो की मॉम उससे कहती हैं, तुम्हारे फादर जब भी डेंजरस मिशन पे जाया करते थे उससे पहले वो कुछ इसी तरीके से खाना बनाया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि एप्पल कभी भी अपने ट्री से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। तो इनका यहाँ पर कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि जिस तरीके से एक पेड़ के ऊपर से अगर कोई फल टूट के गिरता है तो ज्यादा दूर नहीं गिरता ना पेड़ से, तो उसी तरीके से जिन्वो के अंदर भी अपने फादर के कुछ लक्षण तो आए ही होंगे, कुछ ना कुछ चीजें तो उसको अपने फादर से मिली ही होंगी। और उनमें से शायद ये भी एक है, उनकी मॉम को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि जिन्वो के फादर भी डेंजरस मिशन पे जाने से पहले खाना बनाते थे हमेशा, उसी तरीके से जिन्वो भी आज बना रहा है। तो शायद इनकी मॉम को लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा ही सीन है, और हम लोग को तो मालूम है कि हकीकत भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि जिन्वो की मॉम एकदम सही प्रिडिक्ट कर रही हैं। जिन्वो अपनी मॉम से कहता है कि नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तभी जिन्वो अपनी मॉम और सिस्टर से कहता है कि वेट वेट, आप लोग रुकिए, शायद कोई हमसे मिलने के लिए आया है। जिन्हा कहती है कि है, हमने तो कोई डोरबेल रिंग सुनी नहीं। जिन्वो गेट के बाहर जाता है तो कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर। और तभी वो वहां पर योजिन के फादर को देखता है। योजिन के फादर जिन्वो से कहते हैं, मिस्टर जिन्वो मैं आपसे माफी चाहूंगा एकदम सडन विजिट के लिए,
वैसे क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। और फिर जिनवू भी उनके साथ पार्क में जाता है बात करने के लिए। योजिन के फादर जिनवू से कहते हैं, पहली बार में तो मेरे को लगा कि शायद मैं एटर्नल स्लम्बर से जग गया क्योंकि मैं स्पेशल था, लेकिन मैंने इस चीज के बारे में काफी बार सोचा और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि असल में इस प्रकार के जो मिरेकल्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाते हैं। और जैसा कि तुम्हारी मॉम और मैं, इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि इस एटर्नल स्लम्बर से ठीक हुए हैं। हालांकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन मेरी जो कुछ भी रिकवरी हुई है, मैं जितना भी ठीक हुआ हूँ, उन सभी का जो क्रेडिट है वो तुमको ही जाता है। थैंक्स जिनवू। लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? जिनवू उनसे कहता है क्योंकि आप मेरे को भरोसेमंद लगे, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था। और अगर आप एक ऐसे इंसान होते जो कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं आपको बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेता। ये बस सुन के यूजिन के फादर कहते हैं, ओ तो इसका मतलब ये है, तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने मेरी मदद इसलिए की कि मैं योजिन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जिस पे जिनवू उनको कहता है, हाँ बिल्कुल यही बात है। और फिर वो जिनवू से कहते हैं, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुमको किस तरीके से थैंक्स करना है, लेकिन थैंक यू मिस्टर जिनवू। प्लीज प्लीज मेरे को मौका दीजिए कि मैं कम से कम आपका जो आपने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं उसका आधा तो चुका सकूं, आधे का भी आधा, थोड़ा ही सही, लेकिन मेरे को प्लीज मौका जरूर दीजिएगा प्लीज। वैसे क्या आपको कुछ चाहिए बाय एनी चांस? पे जिन्हों कहता है कि नहीं नहीं अभी तो नहीं, लेकिन अगर कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो क्या आप मेरी मदर और मेरी सिस्टर का ध्यान रखेंगे? जिसपे वो कहते हैं कि बस क्या तुमको सच में सिर्फ तुमको यही चाहिए? जिस पे जिन्वू से कहता है कि हाँ मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये मेरे शब्द हैं, चिंता मत कीजिए। इस तरफ जो चाइना में एक बहुत बड़ा पोर्टल गेट ओपन हुआ था, और भी जो अलग अलग कंट्रीज में ऐसे काफी सारे गेट्स ओपन हुए थे, उसी चीज के बारे में चेयरमैन यो च्यूल जिन्वू को बता रहे होते हैं। वो जिन्वू को बताते हैं, इस समय जो आप कॉलेजल गेट को देख रहे हैं ये संघाई का है, और ये उन 8 गेटों में से एक है जो कि पूरी दुनिया भर में अपीयर हुए हैं। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर जिन्वू कहीं ये आपके बीच, जिन्वू उनको बीच में रोकते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं। मिस्टर च्यूल कहते हैं ओ तो इसका मतलब ये है कि आपके आर्मी नहीं है। जिन्वू उनसे कहता है कि नहीं, ये हमारे दुश्मन है। इसके बाद जिन्वू मिस्टर च्यूल के करीब जाते हुए कहता है कि मिस्टर च्यूल वैसे क्या आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं? विश्वास है आपको मेरे ऊपर? मिस्टर च्यूल भी थोड़ा सा हैरान होते हैं कि क्या करने वाला जिन्वू, और फिर वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो फिर मेरे को आशा है कि जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो उसके ऊपर आप जरूर विश्वास करेंगे। मिस्टर चुल को तो कुछ भी समझ नहीं आता, तो कहता है कि सॉरी, मतलब आई एम सॉरी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब। और फिर जिन्हों उनके एकदम करीब आता है, उनके माथे पर वो अपनी उंगली रखता है। मिस्टर च्यूल भी सब कुछ देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो रहे होते हैं। और ऐशबोर्न की जो मेमोरीज होती हैं, जो भी उसके अंदर जो कुछ भी उसने स्टोरी जिन्हों को बताई थी, वो सारी सारी स्टोरी अब मिस्टर च्यूल को भी समझ में आ गई होती है। और ये चीज को देखकर तो वो भी काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। उनकी आंख खुली की खुली रहती है, उनके पूरे शरीर से पसीने आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या है। और फिर जिन्हों उनके माथे से उंगली हटा लेता है, और मिस्टर च्यूल जिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, डर के मारे वो उस कुर्सी से नीचे गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, लेकिन लेकिन कैसे? मिस्टर च्यूल कहते हैं, मैं हमेशा से सोचता था कि भगवान ने हम में से कुछ लोगों को ही ये स्पेशल पावर दी है ताकि हम लोग इंसानियत को बचा सकें, और इसीलिए मेरे को हमेशा से लगता था, मैं इस चीज के ऊपर विश्वास करता था कि हंटर्स की ड्यूटी है कि वो इन बीस्ट से लड़ाई करें और लोगों को प्रोटेक्ट करें। लेकिन अभी जो तुमने मेरे को दिखाया है, अगर ये सच है तो इसका मतलब कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। यानी कि जो हंटर है, नहीं 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 नहीं, जो अवेक्ड लोग हैं, असली वॉर में सिर्फ वो लोग ही बचेंगे। तो वो लोग हमको बस इस चीज के लिए ट्रेन कर रहे थे कि हम लोग इस रियल वॉर में बच जाएं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और असल में ये वॉर तो कभी इंसान और मोनार्च के बीच में थी ही नहीं, असल में ये बैटल थी मोनार्च और रूलर्स के बीच में। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं कि वैसे वैसे क्या तुम्हारा प्लान है कि तुम उन सभी लोगों से अकेले लड़ोगे मिस्टर जिन्वू? जिसपे जिन्वू उनको कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अगर ऐसी बात है तो क्या हम आपकी हेल्प कर पाएंगे? नहीं 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 नहीं, हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज होती हैं, उनके ज्यादातर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो यहाँ पर आ गए होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इन लोगों को मिस्टर च्यूल ने यहाँ पर बुलाया था। मिस्टर च्यूल उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वैसे क्या अभी कोई और आने वाला है या सभी लोग आ गए हैं? उनका असिस्टेंट को बताता है कि नहीं सर, सभी लोग आ गए हैं। सुबह आपने मेरे को जितनी भी 152 कंट्रीज को मेंशन किया था, मैंने उन सभी को यहाँ पर बुला लिया है, वो सभी लोग यहाँ पर हैं। वैसे वैसे क्या मैं आपसे की पूछ सकता हूँ, वैसे मिस्टर जिन्वू ने कल आपके ऑफिस में आपसे क्या कहा था? क्योंकि मैंने आपको पहली बार देखा था जब आप बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वैसे मेरे को माफ कर दीजिएगा मेरे से ये सब पूछने के लिए, लेकिन मिस्टर च्यूल उनसे कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर च्यूल बताते हैं, मैंने बरसक ड्रैगन की आर्मी को देखा
जो कि डार्कनेस में से निकल रही थी और उन सभी का गार्गोटियन लीडर जो कि उन लोगों के पीछे उड़ते हुए आ रहा था। उसके आसपास की जो हवाएं थी उनसे फील हो रहा था कि उसके ऊपर तो कोई स्पेल वर्क ही नहीं करेगा। अगर दुनिया भर के सारे हंटर्स एक साथ, हाँ दुनिया भर के सारे हंटर अगर एक साथ मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं तो भी हम लोग उसका शायद कुछ भी ना बिगाड़ पाए। और ऐसा लग रहा था कि वो पूरे पूरे प्लानेट को ही जला के राख कर दे अपने एक सांस में ही। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे थे कि ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से, आखिरकार मिस्टर जिन्नू का प्लान क्या है, आखिरकार किस तरीके से वो लोग इतने ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे। और फिर वो जिन्नू को कॉल करते हैं, वो जिन्नू को फोन करके कहते हैं कि हेलो मिस्टर जिन्नू, मैंने हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर बुला लिया है, वो सभी लोग यहाँ पर आ गए जैसा कि आपने मेरे से कहा था। तो वैसे अब आप कब आ रहे हैं, कब तक आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जिन्नू उनसे कहता है कि मैं तो यहीं पर ही हूँ। अब ये चीज को सुन के तो मिस्टर चुल की आंखें खुली खुली रहती हैं, वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो एक्चुअली जिन्होंने यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो हंसते हुए जिन्होंने से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब आपसे मेरे को ये पूछना कि आप कहाँ पर हैं ये बेफिजूल की बात होगी, किसका कोई मतलब ही नहीं होगा अब तो। वो जिन्हों से आगे कहते हैं कि वैसे मेरे को लगता है कि अगर लोगों को सच्चाई बताई जाएगी तो लोग अपना आपा खो देंगे, वो पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। और जहां तक मेरे को लगता है कि कुछ कंट्रीज तो इस चीज की जो प्रेशर है, इस चीज के सच को तो हैंडल भी नहीं कर पाएगी। उनकी बात सुनकर जिन्हों कहता है हाँ मैं जानता हूँ इस चीज के बारे में, लेकिन आज मिस्टर च्यूल जिन्हों से कहते हैं कि वैसे क्या आपको सच में लगता है कि ये सही समय है इन लोगों को ये बताने का। जिस पे जिन्हों मिस्टर च्यूल से कहता है कि हाँ आज ही वो दिन है जब इस पूरी दुनिया को सच पता लगना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि सच क्या है। यहाँ पर जो बाकी सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग एकदम चिल होते हैं, उनको तो क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं है कि जिन्हों अभी क्या कहने वाला है, ये लोग तो बाद में हैरान होंगे ना। अगले सीन में हम लोग मिस्टर डेविड को देखते हैं और बाकी सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि यहाँ पर जिन्हों के बुलाने पर आए हुए थे उन सभी लोगों को मिस्टर डेविड बाकी सभी जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए होते हैं अलग अलग कंट्रीज से उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे तो लगभग सभी लोग हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, गिल्ड मास्टर और हंटर एसोसिएशन के भी चेयरमैन, सभी लोग। और इस प्रेशर को हर कोई फील कर सकता है। और अब मिस्टर जिन्वू इन सभी लोगों को कुछ बताने वाले हैं। अच्छा रहेगा कि अगर मिस्टर जिन्वू बाकी सभी लोगों से यही कहें कि जिस तरीके से लास्ट टाइम सब कुछ खत्म हो गया था बिना ज्यादा दिक्कत के, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो, आशा है कुछ ऐसा ही कहेंगे मिस्टर जिन्वू। लेकिन अगर इन्होंने पिछली बार से एकदम अपोजिट कहा फिर तो। और फिर जिन्वू बाकी सभी लोगों को बताता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा कठिन समय है और ये एक ऐसी फाइट है जिसको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वो लोग आएंगे और उनके सामने आने वाली हर एक चीज को वो लोग डिस्ट्रॉय करते हुए चले जाएंगे। तभी उनमें से जो एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिन्हों से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम क्या सच में तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास करेंगे। और हाँ नेशनल लेवल रैंक के हंटर्स तो है ही, नेशनल लेवल हंटर्स उनको जरूर रोक लेंगे। जिन्हों उन लोगों से कहता है कि उनके पास 100 से भी ज्यादा कैमिस जितने पावरफुल स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स हैं। कैमिस वो ड्रैगन जिसने कि इस दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा बड़ा डिजास्टर लेकर आया था, वो उनके पास वैसे 100 से भी ज्यादा बीस्ट हैं। क्या तुमको लगता है, क्या तुमको सच में लगता है कि नेशनल लेवल के हंटर्स उनको रोक भी पाएंगे। फिर सभी लोग जिन्हों से प्रूफ मांगने लग जाते हैं कि हमको प्रूफ दो, हम लोग ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं कर सकते। कैमिस जैसे 100 से भी ज्यादा बीस्ट, तुम ऐसा कहना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या, तुम पता भी हो ना तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो ना तुम। और फिर जिन्वू इन लोगों के सामने कई सारे पोर्टल ओपन करता है जिस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्या ये वही गेट्स है, हम जिन्वू गेट्स को क्रिएट कर सकता है और सिर्फ एक नहीं बहुत सारे, वो भी एक समय पर, आखिरकार ये चल क्या रहा है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जिन्होंने उन लोगों से कहता है कि हमारे जो एनिमीज हैं वो जब चाहें और जितना चाहें इस प्रकार के गेट्स बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया। उनकी आर्मी की जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पर आने में, लेकिन जैसे उनकी आर्मी यहाँ पर आएगी वो तबाही लेकर आएगी। तभी उनमें से जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जिन्वू से बोलता है कि मिस्टर जिन्वू आखिरकार हम ये कैसे विश्वास कर लें कि आप उनकी साइड नहीं हैं, हमें कैसे पता कि उन आर्मी को आपने नहीं बुलाया ताकि आप हमें मार सकें। हाँ मानता हूँ कि ऐसा कहना थोड़ा सा अजीब है लेकिन हम आपके ऊपर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं। तभी मिस्टर डेविड जिन्वू से कहते हैं कि ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं कि उन गेट्स में से किस प्रकार के बीस्ट्स निकलेंगे, हम लोगों को मालूम है, लेकिन अब हम लोग को इस प्रॉब्लम के बारे में क्या करना चाहिए, आखिरकार हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करें ये बताइए आप। जिन्वू उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को भाग जाना चाहिए, प्लीज आप लोग जितना दूर हो सके उस गेट से दूर भाग जाइए, जितना दूर हो सके उतना। इसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं
जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में ये जो बात जिन्हों ने बताई थी ये फैल गई थी, और जिन्हों ने ये जो वार्निंग दी थी इसकी वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था और सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर गए थे, और भी काफी सारे जितने भी देश थे वहां पर एक हड़कंप सा मच गया था, क्योंकि जब लोगों ने ये बात सुनी कि इंसानियत इतने सारे बीस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगी तो सभी लोग काफी ज्यादा डर गए, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग गेट से जितना दूर हो सकता था उतने दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरफ हम लोग एक दूसरी ही जगह का सीन देखते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा महल सा बना दिया गया होता है। अब इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान सा होता है, वो इस पूरे इतने बड़े महल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बहुत हुआ आज बेरू, बस अब रुक जाओ। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड में देखा था कि बेरू ने जो अपने एंड मॉन्स्टर्स थे उन लोगों से जिन्वू के रहने के लिए घर बनाने का कहा था, लेकिन जिन्वू को भी नहीं पता था कि इतना बड़ा महल बना देंगे। घर तो छोड़ो, ये तो महल से भी बड़ा है। अब इस चीज को देखकर जिन्वू बेरू को डांटते हुए कहता है कि अपना सर जमीन के अंदर डालो, तुम इसको एक छोटा सा घर कहोगे? तुमने इसके साइज के बारे में नहीं सोचा क्या? और वैसे भी इसको कोई घर भी कहेगा? और फिर बेरू अपना सर जमीन के अंदर डाल लेता है। बेरू जिन्वू से कहता है कि मेरे को लगा था कि माई किंग हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। जिन्वू कहता है कि हाँ एक मिनट, वैसे ये फ्लैग क्या है? तुमने ये फ्लैग क्यों रखा है उसके ऊपर? अरे मुझे बताओ ना, वो फ्लैग वहां पे क्या कर रहा है? वो फ्लैग रखा क्यों है? और फिर जो बेलियन होता है वो भी अपना शरीर जमीन पे अंदर डाल लेता है। अब इस चीज को देखकर जिन्वू समझ जाता है कि ये फ्लैग वाला जो आइडिया था ये बेलियन का था, और इसलिए जिन्वू उसकी ऐसी हरकत देखकर कहता है ओ तो ये तुम्हारा आइडिया था। जिन्वू बेलियन से बोलता है कि बेलियन वैसे उस आर्मी के साथ क्या होता है जिसने कि अपना मुनार्च खो दिया हो, और जैसा कि तुम एक ग्रैंड मार्शल हो तो अगर मैं मर जाता हूँ तो इसके बाद क्या तुम सारी चीजें संभालोगे? बेलियन उससे कहता है कि हमारी जिंदगी तो आपके ही हाथ में होती है माई किंग, और अगर आप किसी भी वजह से मर जाते हैं तो हम भी नथिंगनेस में वापिस चले जाते हैं। ये बात सुन के जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि शैडो आर्मी की जो सबसे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो उनकी लॉयल्टी है, और इसी वजह से इनके मास्टर का जो ऑर्डर है वो इनकी जिंदगी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और इनकी कमजोरी सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, और एनिमी जरूर इनकी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इग्रीज जिन्वू से कहता है कि माई किंग हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, युद्ध करीब है। जिन्वू बेलियन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है उन लोगों के पास कितने सैनिक होंगे? बेलियन जिन्वू से कहता है कि जहां तक मेरे को लगता है उनके नंबर्स हमसे बहुत ज्यादा होंगे, शायद 100 गुना ज्यादा। ये बात सुन के जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ मैं आप लोगों को जल्द ही अपने नेक्स्ट एपिसोड में।